हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इसी वर्ष मार्च में लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, तब प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। बाद में खनन अधिकारियों को सफाई देनी पड़ गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य के किसी भी हिस्से में खनन नहीं होगा। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो जिला प्रशासन के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर वर्षों पहले भी सवाल उठते थे और आज भी वही सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिद्वार से जो अवैध खनन की तस्वीरें सामने आई हैं, वो ना सिर्फ हैरान कर देने वाली है, बल्कि कई सवालों को जन्म दे रही है। जिलाधिकारी से लेकर खनन अधिकारी तक के पास कहने को सिर्फ और सिर्फ दलीलें हैं और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन खनन पर कब तक होगी कार्रवाई, इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार से आई ये तस्वीरें जिला प्रशासन के दावों के साथ ही सरकार की नीतियों पर सवाल हैं। रोशनाबाद, नवोदय नगर और हेमंतपुर की नदी तटों पर दिन रात माफियाओं का कब्जा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां ये खनन चल रहा है, वहां से प्रशासनिक दफ्तर बस कुछ ही दूरी पर है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। HNN की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर रात के अंधेरे में धड़ल्ले से होता है अवैध खनन। मात्र प्रशासन भवन के मात्र 500 मीटर दूरी पर ये इलाका है, रोशनाबाद हितमपुर नदी में, जहां पर रात के 12 बजे के बाद धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे पीछे वो इलाका दिखाए जहां पर रात के अंधेरे में अवैध खनन होता है। यह वही इलाका है जहाँ रात होते ही धरती का सीना छन्नी कर दिया जाता है। जिले का कलेक्ट्रेट ऑफिस, SSP ऑफिस और तमाम बड़े अधिकारियों के दफ्तर यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन का खेल बखूब जारी है। इस अवैध खनन के चलते नदी में कई गहरे गड्ढे भी हो चुके हैं, जो बरसात के दिनों में किसी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। जिस नदी में अवैध खनन का खेल चल रहा है, वहां का जायजा लेने HNN की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यहां रात के अंधेरे में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और मशीनें नदी का सीना चीरती हैं। इसको लेकर प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की थी, कई ट्रैक्टर सीज किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन का ये कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां कॉलोनी के बीचों बीच से गुजरते हैं। तेज हवा में दौड़ते ये वाहन न सिर्फ लोगों की नींद उड़ा देते हैं, बल्कि कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक ट्रैक्टरों की आवाजाही, धूल और शोर की वजह से बच्चों और बुजुर्गों तक की नींद हराम हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों ने आज जिला अधिकारी जी से भी बात की है। उनका कहना है कि पहले भी कई बार कार्रवाई हो गई है और इस कार्रवाई को भी हम देखते हैं, और पूरी रात यहाँ पर 50 से 100 ट्रैक्टर टोलियां अवैध खनन का खेल खेलते हैं। और खनन माफियाओं के पता नहीं क्या सूत्र है, अगर पुलिस टीम या कोई अधिकारी मौके पर पहुंचता है, उससे पहले ही यहाँ से ट्रैक्टर टोलियां गायब हो जाती है। अजीब बात यह है कि जिला खनन अधिकारी से लेकर DM तक की मीडिया के सवालों पर सिर्फ दलीलें हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाती है, किसी भी हाल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SDM साहब भी यही बातें करते हैं और जिला खनन अधिकारी मीडिया के सवालों से घबराए हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हमने कार्रवाई करी थी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े भी थे। अभी पुनः आपने मेरे ये मैटर संज्ञान में लाए हैं, जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं। अभी मैंने SDM हरिद्वार को और माइनिंग ऑफिसर और साथ ही संबंधित थाने उनको बोला है कि सघन चेकिंग करें रात को, और अगर कोई भी बार बार रिपीटेड ऐसे ऑफेंड करते हैं तो उस पर भी विधिक कार्रवाई भी करेंगे। अब ये वाली बात पर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो कार्रवाई हमने करी है, अगर उसके बाद भी अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो जो संबंधित वहाँ के जो जैसे लेखपाल हो गए, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हो गए, वहाँ पे जो तहसीलदार हैं, उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी, ताकि आगे कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो
और अगर फिर भी रिपीट होता है तो फिर हम ऑफेंडर्स पे एफआईआर भी दर्ज करेंगे। कार्रवाई भी की गई है। अभी भी जब शिकायत प्राप्त होगी तो हम लोग चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम हो या तहसील की टीम हो, उसको तुरंत वहाँ पे भेजा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई बार कार्रवाई हुई और अगर आज भी सूचना मिलेगी या कभी भी सूचना मिलती तो मैं रात में ही कार्रवाई कर देता हूँ। और जैसे एक सूचना आपको द्वारा मिली थी, इसमें कार्रवाई होनी थी, उसमें आज हमने पैमाइश कर ली, इसमें हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार पकड़े भी जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते, कई बार भाग जाते हैं, एस्केप करते हैं। फ़ोन तो उठाया जाता है, कई बार नहीं उठ पाता, वो तो अर्जेंसी रहती है, लेकिन जब भी उठता है तो कार्रवाई होती है। जारी अवैध खनन पर अधिकारियों की सफाई और स्थानीय लोगों का आरोप। ग्रामीणों ने विभागीय मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना संरक्षण के इतनी बड़ी अवैध इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। लगातार शिकायतों के बावजूद ना तो निरीक्षण हो रहा है और ना ही कोई सख्त कार्रवाई। वहीं स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने के भी आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर खनन अधिकारी से भी सवाल किए गए और खनन अधिकारी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि कई बार फोन नहीं उठा पाते हैं। देखो जी, परेशान से इतने नदी में बहुत गड्ढे कर रखे हैं, लोगों के खेत भी गिर रहे हैं और पूरी रात ट्रैक्टर चल रहे हैं, 10-12 ट्रैक्टर, जिससे कि स्थानीय लोग भी परेशान हैं। खेत टूट रहे हैं लोगों के, रात को नींद भी नहीं आती लोगों को, खड़का इतना कर रहता है, पूरी रात ट्रैक्टर चलते हैं, कम से कम 10 से 12 ट्रैक्टर, और यहाँ से वहाँ तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, गड्ढे कर रखे, उधर भी गड्ढे कर रखे। ऐसा नहीं है कि खनन की जानकारी विभागीय अधिकारी या फिर जिले के मालिक को नहीं है। सच तो यह है कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन कार्रवाई करने में अधिकारियों के हाथ कांपने लगते हैं। अब खबर मीडिया की सुर्खियों में है तो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि किसी भी हाल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं। तो वहीं विपक्षी मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अवैध खनन को लेकर सरकार और प्रशासन शुरू से ही सख्त है, और जहां कहीं भी अधिकारियों की लापरवाही या उनके संज्ञान के बिना इस तरह का मामला होता है तो अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन ना होने पाए। खनन सीधा राजस्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिससे प्रदेश के राजस्व को सीधी हानि होती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेशवासियों के हक और प्रदेशवासियों के लिए अर्जित जो हमारा राजस्व है उसकी चोरी किसी भी प्रकार से ना होने पाए। पूरे प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला, कौन सी ऐसी नदी है जिसमें इस समय अवैध खनन ना हो रहा हो? पूरा राज्य इस समय खनन माफिया के चुंगल में है, और उस खनन माफिया को पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। अब जब पूरी सरकार ही संरक्षण दे रही है, सरकार में बैठे हुए लोग ही संरक्षण दे रहे हैं, तो अधिकारी बेचारे क्या कर लेंगे? मैं समझता हूँ इसमें पूरा खेल जो है सरकार में बैठे हुए लोगों का है। खनन पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहा है। खनन से पूरे प्रदेश में इस समय आपने देखा जो आपदाएं आई, उसका आधा कारण 50% कारण तो खनन था। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध खनन पर रोक के आदेश दे रहे हैं, तो कुछ जिलों के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जिनके सामने ही नदियों पर अवैध खनन किया जा रहा है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरिद्वार से संजय चौधरी की रिपोर्ट। तो अवैध खनन पर कार्रवाई कब तक होगी? धर्मनगरी हरिद्वार में जो अवैध खनन का खेल चल रहा है, आखिरकार वो कब तक झेला जाएगा? अवैध खनन पर सरकार जिम्मेदारी कब तक तय करेगी और कब तक सरकार की नाक के नीचे इसी तरह से अवैध खनन होता रहेगा और उसके बारे में सरकार को भनक तक नहीं होगी? ये भनक नहीं होगी या फिर सरकार नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज जिम्मेदारों से ही पूछ लिए जाएंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्चुअली माध्यम से। पंकज छेत्री जी कांग्रेस के प्रवक्ता वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी हमारे संवाददाता हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। संजय, सीधे आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अवैध खनन पर कार्रवाई कब तक होगी, ये मुद्दा लगातार एचएनएन प्रमुखता से उठा रहा है और ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने जब इस पूरे प्रकरण को जांचने और परखने की कोशिश की तो उस वक्त रात के अंधेरे में क्या कुछ चल रहा था?
बता दूं, रोशनाबाद के नोतिया नगर में पिछले कुछ सालों से अवैध खनन रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस क्षेत्र में खनन माफियाओं का ही राज चलता है। और ये क्षेत्र जो है सिर्फ जो प्रशासनिक भवन है उनसे 500 मीटर के लगभग दूरी पर ही है, जहां पर ये पूरी रात अवैध खनन का खेल है जोरों पर चलता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है खनन माफियाओं का नेटवर्क भी इतना मजबूत है कि जब भी किसी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी इनकी तरफ रुख करती है तो इनको सूत्रों के हवाले से पहले ही पता लग जाता है और ये वहां से फरार हो जाते हैं। लगभग कई सालों से लगातार ये अवैध खनन चल रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर कभी कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई में 1-2 दिन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां बंद हो जाते हैं, उसके बाद फिर 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉलियां दोबारा से अवैध खनन के लिए चालू हो जाते हैं। ठीक है संजय, बिल्कुल। जब एचएनएन की टीम उस मौके पर पहुंची और देखने की कोशिश की तो देखने को मिला कि नदी में किस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है। रोशनाबाद, नवोदय नगर और साथ ही साथ हेतमपुर खनन का पूरी तरह से अड्डा बन चुका है और ये खनन जिस तरीके से हो रहा है उस पर प्रशासनिक अमला बिल्कुल भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि 500 मीटर, महज 500 मीटर की दूरी पर वहां पर ही प्रशासनिक अधिकारियों का अड्डा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। राजेश जी, जानना चाहूंगी कि कब तक ये अवैध खनन का खेल इसी तरीके से जारी रहेगा? अब तो ये मुद्दा कहां से कहां पहुंच चुका है। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था और उसके बावजूद भी। निशी जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आपकी टीम वहां गई है और आपकी टीम के द्वारा ये रिपोर्ट दिखाई जा रही है, उसके बाद भी अगर प्रशासन की कहीं पे कोई नाकामी है, कोई विफलता है, तो इसके लिए हर संभव तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूँ निशी जी, आप ही के चैनल पे और लगभग देश के सभी चैनलों पे मैं कुछ दिन पहले रिपोर्ट देख रहा था खनन के मामले में। हमारे प्रदेश को खनन के मामले में प्रोत्साहन राशि के रूप में पिछले 2 महीनों से लगातार 100 करोड़ की धनराशि खनन मंत्रालय से दी जा रही है। और ये जो प्रोत्साहन राशि मिलती है इसके कुछ मानक होते हैं जो देश के सभी राज्यों में एक तरह के मानक होते हैं, करीब 6 से 7 वो मानक होते हैं, जिसमें उत्तराखंड पारदर्शिता से जिस तरह से खनन हो रहा है, ई नीलामी हो रही है, अवैध खनन पे रोक हो रहा है, सैटेलाइट की नजर से ऐसे अवैध खननों पे निगरानी रखी जा रही है, इन सब मानकों को पूरा करके उत्तराखंड पिछले 2 माह से लगातार 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार से ले चुकी है। अब आज की तारीख में अगर इसके बाद भी सरकार की केंद्र के द्वारा इस तरह की उपलब्धि के बाद भी अगर ऐसे खनन कहीं हो रहे तो जरूर वहां के जिले प्रशासन की कमी है, और मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार इस पे जरूर कोई सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी अधिकारी या जो भी इस तरह के लोग जो इस तरह का काम करते हैं उन पे कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है निश्चित। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि जब भी कोई अधिकारी, खनन अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचने की कोशिश करता है, कार्रवाई करने की कोशिश करता है, पहले ही उन संबंधित खनन करने वालों को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है और मौके से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर फरार हो जाते हैं। 2 से 4 दिन का समय लगता है कि जब ये इस तरीके से खनन ना हो, फिर वापस से ये खनन शुरू हो जाता है। अब आखिरकार कब तक जिम्मेदारी ये तय की जाएगी कि लगातार इस खबर पर नजर बनी रहे कि खनन कहीं पर भी बर्दाश्त ना हो? निशी जी, देखिए, निश्चित रूप से अगर अवैध खनन कहीं पर हो रहा है तो इस सरकार के कोष पे कहीं ना कहीं डाका डालने जैसी बात है। जनता की आमदनी पे या जनता के द्वारा टैक्स से जो सरकार चल रही है उस पे डाका डालने जैसी बात है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो भी इनके माध्यम होंगे उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। और ये जरूर आपकी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार तक ये जानकारी गई है, तो निश्चित रूप से इस पे सरकार कोई कठोर कार्रवाई करेगी और जो भी संबंधित लोग होंगे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, खनन से कोई उनके अधिकारी कर्मचारी हो या कोई भी इस तरह का रैकेट चल रहा होगा, तो जरूर उस पर कोई ना कोई कठोर कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, पंकज छेत्री जी से भी इसी पर कमेंट ले लेते हैं। पंकज छेत्री जी,
देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, चाहे आंकड़े झूठ बोल भी दे, लेकिन तस्वीरें सब सच बता देती है कि आखिरकार कहां पर किस तरीके से खेल चल रहा है। रात के काले अंधेरे में देखने को मिलता है कि अवैध खनन हो रहा है, नदियों का सीना चीर दिया जा रहा है और ये खनन माफिया धड़ल्ले से खनन करते हुए नजर आते हैं। लगभग 50 से 100 ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जिनमें ये खनन किया जा रहा है। अब जानना चाहूंगी कि इस सच्चाई को लेकर कांग्रेस किस तरीके से इस मैटर को ले रही है, कितनी गंभीरता से। देखिए, भाजपा का सबसे बड़ा एजेंडा ही यही है कि प्रदेश के सारे जो संसाधन है उनका पूर्णतः दोहन करके और अपने लोगों को उसमें आगे करके माफिया राज को बढ़ावा देना। और मुख्यमंत्री के सारे विभाग आप देखेंगे, सब में ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं और जिसमें से खनन एक मुख्य विभाग है, जिसमें कि लगातार आप देखेंगे किस प्रकार से सरकार के विधायक ही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ते हुए एक बारी देखे गए थे। हाँ। फिर आपने देखा सरकार पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा सांसद हरिद्वार से थे, उन्होंने सबसे बड़ी सदन में लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया और पूरे देश में उत्तराखंड का जो है सर जो है शर्म से झुक गया कि कहाँ उत्तराखंड जो मशहूर है, जो एक जो टूरिज्म के लिए, चारों धाम के लिए, पर्यावरण के लिए, वहां पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं और वो सीधे विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। आप कह रहे हैं रात में खनन की बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रात में खनन की बात कह रहे हैं तो आपकी बात में थोड़ी सच्चाई हो सकती है। यहाँ तो दिन में सरेआम अवैध खनन चल रहा है। पूरा उनको खुली छूट दे रखी है। किस प्रकार से पिछले आपने देखा होगा कुछ महापूर्व हरक सिंह रावत जी ने भी आरोप लगाया था कि जब मैं भाजपा सरकार में था, किस प्रकार से विवश किया गया कि पैसे लेके आओ किसी भी प्रकार से और बीजेपी और आरएसएस के कोष में जमा करो। तो इसी प्रकार से इनको खुली छूट दी गई है खनन माफियाओं को कि तुम पैसे कमा के हमें दो काला धन, और चाहे नदियों का सीना चीर दो, चाहे नदियों को बेच दो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फोन उठाने वाला नहीं है और कोई छापे मारने वाला नहीं है। जो भी छापेमारी की कार्रवाई होती है सारी सुनियोजित तरीके से होती है। बिल्कुल पंकज जी, आपने यहाँ पर फोन उठाने की बात करी और फोन उठाने से ही मुझे ये बात याद आई है राजेश जी, जब हरिद्वार में सीएम के आदेशों की अनदेखी हो रही है, अवहेलना की जा रही है उनके आदेशों की, तो ऐसे में एचएनएन की टीम ने भी जिम्मेदारों से सवाल करने की कोशिश की थी और हमारे संवाददाता संजय लगातार जिम्मेदारों से ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार अवैध खनन क्यों हो रहा है और इस पर सरकार क्या कर रही है, प्रशासनिक अमला अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। तो उनका सिर्फ और सिर्फ कहने के नाम पर वो दलीलें थी, फोन कॉल्स नहीं उठाए जाते हैं, जब ये जानकारी साझा करने की कोशिश की जाती है, कोई भी सूचना देने की कोशिश की जाती है, फोन कॉल्स तक भी नहीं उठाए जाते हैं। तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी जब कोई जिम्मेदार जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं हो? तो राजेश जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आपके द्वारा कोई जानकारी लेने के माध्यम से अगर उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, तो जो भी अधिकारी हैं, मेरे तो ये मानना है कि जितने समय से प्रदेश में आवाज आ रही है? जी राजेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितने समय से प्रदेश की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली को देख रहा हूँ, इसमें मुझे ये समझ आता है कि हमेशा से उनका एक सख्त निर्देश रहा है अधिकारियों को कि ऑफिस आवर्स, जो भी ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें पब्लिक के कोई भी व्यक्ति का फोन आता है, जनता के किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारणों से फोन आ रहा है, तो चाहे वो डीएम स्तर के अधिकारी हो, सचिव स्तर के अधिकारी हो, उन्हें फोन उठाना चाहिए। ये बहुत गलत है और मैं इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता हूं कि ऐसे अधिकारी, खास तौर पे आप जब इस प्रदेश की मीडिया के माध्यम से आंख नाक कान का काम अगर आप कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप जैसे लोगों का फोन नहीं उठाया जा रहा है, तो ये हरिद्वार के जिला प्रशासन के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको साथ ही, बीते 9 वर्षों के कार्यकाल जो हमने भारतीय जनता पार्टी के देखे इस प्रदेश के अंदर, और इससे अतर अगर हम जाते हैं, हम पीछे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, तो उस समय के खनन में
और आज के खनन में कहीं ना कहीं सरकार की कोई नीति है, नीतिगत तरीके से सरकार इस प्रदेश के अंदर काम कर रही है, इसीलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार इस समय देश के अंदर मानी जाती है। और जनता बार बार जो मैंडेट दे रही है वो इस प्रदेश की सरकार के द्वारा किए हुए जनहित के कार्यों को खास तौर पे सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार को मौका दे। लेकिन अब ये लेकिन जो राजेश कमियां जी, हो रही है, अगर मुख्यमंत्री के आदेशों को ही नहीं समझा जाएगा, सुना जाएगा, जिनके पास ये पूरा विभाग है, उनके पास खनन का पूरा मंत्रालय उनके पास है, और इस तरीके से उनके नीचे बैठे ये अधिकारी अपने ही मुखिया की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, तो प्रदेश किस स्थिति में, हम मान लें कि किस स्थिति में है, आप मुझे बताइए, जब विभाग ही उनके पास है। निशी जी, आपकी बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है और ये विषय बहुत गंभीर है। महत्वपूर्ण के साथ साथ आपके द्वारा कही भी बात इससे ज्यादा गंभीर है, जो कहीं ना कहीं सरकार पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करने वाले ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए। ये मैं भी इन बातों को समर्थन देता हूं, लेकिन अब जैसे आपकी रिपोर्ट आई है तो निश्चित रूप से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर ये बात जाएगी और जो हमारे साधन होंगे, हमारे साधनों से भी उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश के अंदर ऐसे भी काम हो रहे हैं जिसमें आम जनता के साथ साथ प्रदेश के जो हमारी चीजें हैं, जो खास तौर पे जो हमारी महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ प्रदेश के लोगों का, उन सब के साथ जो ये लोग ऐसे डकैती डालने का काम करें, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हम लोग भी मानते हैं इस बात को। बिल्कुल राजेश जी। संजय, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, फिर पंकज जी मैं आपके पास आती हूँ। संजय, देखिए, मिली भगत का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक खेल निकलकर सामने आता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी खनन माफिया वहां पर उस वक्त खनन कर रहे होते हैं, तो जब भी कोई संबंधित अधिकारी वहां पर कार्रवाई के लिए पहुंचता है तो उससे पहले ही कोई सूचना प्राप्त हो जाती है, जिसके चलते वहां से खनन माफिया गायब हो जाते हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। 4 से 5 दिन इस तरीके से खनन नहीं होता, लेकिन उसके बाद से फिर से इसे संचालित कर दिया जाता है, यानी कि किसी का संरक्षण उन खनन माफियाओं को जरूर मिल रहा है। लेकिन आखिरकार किन किन की संलिप्तता यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर यहां पर खुद प्रशासनिक अड्डा है, और ऐसे में वहां से इतने दायरे में अगर इस तरीके का खेल हो रहा है तो जरूर तो सूचना होगी ही ना। संजय जी, किसी न किसी प्रशासनिक का इनको कोई न कोई संरक्षण जरूर मिला हुआ है, वरना इतना बड़ा खेल जो कि 500 मीटर दूरी पर खेला जा रहा है, और धड़ल्ले से खनन माफिया, ना ये किसी स्थानीय लोग से डरते हैं, ना ये किसी पत्रकार से डरते हैं, ना ये प्रशासन से डरते हैं। ये खुलेआम, ये रात के अंधेरे में धड़ल्ले से ये अवैध खनन का खेल चलता है। आपको एक बात और बता दूं कि जो सरकार द्वारा पेचिंग की जाती है नदी की कटान को रोकने के लिए और किसानों के खेतों को वो करने के लिए, उसको भी ये वहां से उठा लेते हैं, और सरकार का कई लाखों का नुकसान उसमें भी होता है कि फिर हर साल वो पेचिंग बनानी पड़ती है नदी में। तो ये भी गंभीर विषय निकलकर सामने आया है संजय, और आपने बहुत ही प्रमुखता से इस बात को भी उठाया है, क्योंकि खनन के साथ साथ इस मुद्दे पर भी विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार एक तरफ पैसा भी लगा रही है, लेकिन उन्हीं पैसों का किस तरीके से बंदरबाट हो जाता है वो भी देखने वाला विषय है। पंकज जी, देखिए, लगातार संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, और आपने भी स्टार्टिंग में इस मुद्दे का जिक्र किया कि काफी हद तक किसी ना किसी बड़े माफिया का संरक्षण जरूर मिल रहा है, इसी के चलते खनन धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन क्या लगता है कि 500 मीटर महज दूरी पर जब प्रशासनिक अड्डा वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक जिसे कहेंगे वहां पर ऑफिस है, दफ्तर है, और उसी बीच वहां पर ये खनन हो रहा है धड़ल्ले से, क्या लगता है कि उनको सूचना होने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं हो रही है, किस बात का डर, किस बात से वो वहां पर परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं? अब सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। जो बाढ़ ही अगर जब खेत को खाने लगे तो आप समझ लीजिए कि उसका खेत का क्या अंजाम होगा, फसल का क्या अंजाम होगा। वही हाल उत्तराखंड में है। किसी माफिया का संरक्षण नहीं है, कोई माफिया यहाँ नहीं है, सरकार ही माफिया है, सरकार ही सारे काम करा रही है। सरकार ने खुला संरक्षण, खुला छूट दे रखी है, जाओ लूटो और बस पैसे लेके आओ। कोई नियम कायदे कानून नहीं है, कोई राजाजी नेशनल पार्क की बात नहीं हो रही, कोई बर्ड सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई बात नहीं है, सीधे कोई गंगा के नियम कानून नहीं है।
सीधे खनन करो, पैसा लाओ, बस अपना वारे न्यारे करो, सीधा सीधा खुली छूट दे रखी है। तो ये तो होना ही है। अब जब आप बताइए, जिसको खेत की रखवाली दी गई है, जब वही वहां पर चोरी करने लगे तो क्या स्थिति होगी। तो अधिकारी, नेता, मंत्री सब मिले हुए हैं। एक बारी मैंने इस पे खोजबीन करने का प्रयास किया था, तो मुझे लोगों ने बोला कि, अब मैंने तो पहली बार ही सुना, मैंने बोला कि यहाँ पे वैट लगता है। मैंने बोला वैट क्या होता है? बोले, मैंने बोला वैल्यू एडेड टैक्स। बोले नहीं 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 नहीं, वो तो जीएसटी वो सब चीज हो गई है, वो वाला नहीं है। ये वैट कोई नाम है कि वैट और रैट ये कोड है, ये टैक्स देना पड़ता है हमें। अब ये पता नहीं इसका डिकोड, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता क्या है ये, हमारे बीच जी को ज्यादा पता होगा। तो इस प्रकार के कोडिंग में टैक्स चल रहे हैं। ठीक है, खुलेआम लूट है और खुलेआम कुंडई का बिल्कुल लाइसेंस दे रखा है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सीना चीर के भाजपा अपने माफियाओं को पनपा रही है और दिन रात जो है लूट रही है, पैसा बना रही है, जिससे आम जनता का भी नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन का भी नुकसान हो रहा है और राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है। बिल्कुल पंकज जी। राजेश जी, एक आखिरी में कमेंट लेना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार जब सरकार के संज्ञान में अब ये मामला आ चुका है, जिम्मेदारों को हमने उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए भी इस बात से सुनिश्चित करा दिया है, तस्वीरें दिखा दी हैं, कार्रवाई कब तक होगी खनन माफियाओं के खिलाफ? छोटा सा कमेंट। देखिए निशी जी, निश्चित रूप से इस पे कोई कड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी जो आने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सबक होगा कि आपने भविष्य में सरकार के साथ जो नियम कानून बने उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और हमारे बड़े भाई छेत्री जी ने अभी बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि इनको कांग्रेस शासनकाल का बहुत अच्छा अनुभव है। इन्होंने बताया और हमारे को भी ये रास्ता दिखाने की कोशिश की इन्होंने कि हरीश रावत जी ने 2016 में जिस तरह से सभी तरीके के तंत्र खोल दिए थे और कहा था कि आंखें बंद कर लूंगा मैं और आप जितना लूटना चाहते हो लूट लो, जितना लेना चाहते हो ले लो। तो ये संस्कार कांग्रेस के हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर राजेश जी, उम्मीद भी सरकार से ये लगाई जा सकती है, क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री की ओर ये उंगली उठ रही है। अब मुख्यमंत्री खुद इस प्रकरण पर कितनी गंभीरता से संज्ञान लेंगे, उनका प्रशासनिक अमला कितना टाइट होगा, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अधिकारियों को जब सब कुछ पता हो गया है तो अब कार्रवाई कब तक होगी, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। HNN की लगातार नजर इस पर बनी रहेगी, लगातार आपको अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।